आज हम एक बहुत ही गंभीर मामले को साइंस की नज़र से देखने वाले हैं। हम ये समझेंगे कि कैसे एक फोरेंसिक ऑटोप्सी रिपोर्ट दिल्ली में हुए एक हत्याकांड में विक्टिम के जीवन के आखिरी पलों की कहानी को परत दर परत खोलकर हमारे सामने रख देती है। ये जो एक लाइन है ना, ये असल में उस पूरी जांच का निचोड़ है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और ये हमें दिखाती है कि साइंस कैसे उन लोगों को भी आवाज़ दे सकता है जो अब हमारे बीच नहीं है। तो मामला है दिल्ली के लाजपत नगर का। यहाँ 56 साल की एक महिला शोभा अपने ही घर में मृत पाई गई। और देखने में पहली नज़र में ऐसा लगा कि ये शायद लूटपाट के लिए किया गया एक मर्डर है। पर असल सवाल तो ये है कि जब मौके पर कोई चश्मदीद गवाह न हो तो फिर सच का पता कैसे चलता है। और यहीं पर देखिए एंट्री होती है साइंस की, और ख़ास तौर पर फोरेंसिक साइंस की। देखिए, ऐसे मामलों में जांच करने वालों के लिए जो सबसे ज़रूरी औजार होता है वो है ऑटोप्सी। इसे सिर्फ एक मेडिकल प्रोसीजर की तरह नहीं देखना चाहिए। ये असल में उन सारे सवालों के जवाब ढूंढने का एक साइंटिफिक तरीका है जो सवाल एक जिंदगी के खत्म होने के बाद पीछे छूट जाते हैं। तो चलिए अब जरा इस रिपोर्ट में और अंदर चलते हैं, क्योंकि देखिए जांच की पहली लेयर से ही एक बात बिल्कुल साफ थी कि ये कोई सीधा साधा क्राइम नहीं था। और वो बात क्या थी? रिपोर्ट का जो पहला और सबसे जरूरी नतीजा निकला वो यही था कि विक्टिम ने अपनी जान बचाने के लिए एक जबरदस्त लड़ाई लड़ी थी। अब देखिए इन चोटों से कहानी कैसे बनती है। जैसे कि हाथों और बाहों पर बचाव में लगी चोटें, ये साफ साफ बताती हैं कि हमलावर को रोकने की कितनी कोशिश हुई होगी। चेहरे और सिर पर घाव, ये इस बात का सबूत हैं कि उन पर काबू पाने की कोशिश की जा रही थी। मतलब शरीर पर मौजूद हर एक निशान उस आखिरी संघर्ष की कहानी कह रहा था। तो ये तो हुई संघर्ष की बात। अब जरा जांच के अगले लेवल पे चलते हैं, जहां ये पता चलता है कि हमला आखिर कितना भयानक और क्रूर था। 24 से भी ज्यादा चोटें। सिर्फ ये एक नंबर ही काफी है ये समझने के लिए कि हमला कितना गंभीर था। ये कोई मामूली हाथापाई बिल्कुल नहीं थी। ये एक बहुत ही हिंसक और लंबा चला हमला था। और पता है, मेडिकल एग्जामिनर्स ने अपनी रिपोर्ट में जो शब्द इस्तेमाल किए वो थे अत्यधिक और क्रूर। अब ये बात बहुत ज़रूरी है कि साइंटिफिक लैंग्वेज में भी इस हमले को क्रूर माना गया। इससे क्या होता है? इससे कानूनी तौर पर ये केस और भी ज़्यादा संगीन बन जाता है। तो फोरेंसिक एक्सपर्ट्स करते क्या हैं? वो सारी जानकारी को इस तरह से कैटेगराइज करते हैं। जैसे पहली कैटेगरी है डिफेंसिव वुंड्स, यानी बचाव में लगी चोटें जो दिखाती हैं कि संघर्ष कितना लंबा चला। दूसरी है ब्लंट फोर्स ट्रॉमा, मतलब किसी भारी चीज से मारी गई चोटें जिससे हमलावर की ताकत का अंदाजा लगता है। और तीसरी और सबसे अहम एस्फिक्सिया के साइन, यानी दम घुटने के निशान। और यही वो चीज है जो सीधे सीधे मौत के कारण की तरफ इशारा करती है। अच्छा, तो इन सारे सबूतों को जब एक साथ जोड़ा गया तो जांच करने वाले किस फाइनल नतीजे पर पहुंचे? साइंस ने आखिर उन आखिरी पलों की क्या कहानी बनाई? तो रिपोर्ट के हिसाब से जो सामने आया वो ये था कि हमला एक सीक्वेंस में किया गया था। सबसे पहले मुंह दबाकर सांस रोकने की कोशिश हुई, जिसे स्मदरिंग कहते हैं। उसके बाद हाथ से गला घोटा गया और फिर आखिर में किसी तार जैसी चीज से भी गला दबाया गया। अब ये सीक्वेंस सिर्फ हमले की क्रूरता नहीं बताता, बल्कि ये कानूनी तौर पर यह भी साबित करता है कि मारने का इरादा बिल्कुल पक्का था। और बस यहीं पर जांच का सबसे बड़ा सवाल भी हल हो जाता है। मौत की जो ऑफिशियल वजह बताई गई वो थी एस्फिक्सिया, यानी दम घुटना, जो कि गला घोंटने और मुंह दबाने, इन सभी तरीकों का मिला जुला नतीजा था। तो मतलब साइंस ने अपनी तरफ से सब कुछ साफ कर दिया था। रिपोर्ट में जरा भी शक की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई। ये एक सोची समझी क्रूर हत्या थी। और यहीं आकर हमें इस पूरी साइंटिफिक प्रोसेस की असली अहमियत समझ में आती है। ये रिपोर्ट सिर्फ ये कहानी नहीं बताती कि उस दिन क्या हुआ था, बल्कि ये कोर्ट में एक इतना पक्का सबूत बन जाती है जो आरोपी को सजा दिलाने में सबसे अहम रोल निभाती है। इसके सामने बचाव पक्ष की कोई भी दलील कमजोर पड़ जाती है। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि फोरेंसिक साइंस का काम है जवाब देना, सच्चाई को सामने लाना। लेकिन उन जवाबों के आधार पर इंसाफ करना, वो काम हमारी न्याय व्यवस्था का है। साइंस सच की परतें खोलता है और न्याय उस सच के सहारे समाज को इंसाफ दिलाने का काम करता है।